Hello dear students, I am Maruti Nandan Singh, your mentor or science teacher from the side of Rainstorm Education। मैं आपका अपना मेंटर टीचर मारुति नंदन सिंह आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को लेकर के। यानी आज की क्लास में हम लोग बेसिकली क्लास 10th के साइंस के सेक्शन में पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यू कैन से इट इज द पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला चैप्टर है। यानी ओवरऑल साइंस के सिलेबस को अगर हम देखें तो पूरा जो 10th का साइंस का सिलेबस है उसमें कुछ चैप्टर्स बायोलॉजी के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं और कुछ फिजिक्स के हैं। तो आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और ये 10th क्लास की बुक में दिया गया है। ये आप कह सकते हैं कि 10th क्लास का टॉपिक है। चाहे बच्चा आप सीबीएसई बोर्ड से रिलेट करते हो या फिर यूपी बोर्ड से हो, नो इशू, कोई मैटर नहीं है। ये चैप्टर आपको आपके हर एक बोर्ड के 10th के सिलेबस में मिलेगा और हम लोग आज की क्लास में पूरे हर एक डायमेंशन को कवर करके डिस्कस करने वाले हैं आज के इस पूरे चैप्टर्स के रिगार्डिंग में। तो अभी आप देखो कि हम लोग कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये पहला चैप्टर है, यानी आप कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 10th क्लास साइंस। 10th क्लास में आपके साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बेसिकली दो चीजें हमें सबसे पहले जानना है और ये हमें हर एक टॉपिक में या हर एक चैप्टर को पढ़ने से पहले जानना होता है कि हम एग्जैक्टली पढ़ने के वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। देयर इज वन वर्ड हैज रिटन हियर केमिकल रिएक्शन। तो अभी केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? इट मींस अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमें थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि ये एक तरीके का प्रोसेसिंग है। रिएक्शन है, इसका मतलब एक तरीके का प्रोसेसिंग है। एंड नाउ विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग? सो आप यहां पे देख सकते हैं कि केमिकल वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ये एक तरीके का केमिकल प्रोसेसिंग है। कैसा प्रोसेसिंग है? केमिकल प्रोसेसिंग है, यानी कि कुछ केमिकल एलिमेंट्स या केमिकल एटम्स के बीच में होने वाला प्रोसेसिंग है ये एक तरीके का, जिसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। नाउ इक्वेशंस। इक्वेशन क्या है? तो इस केमिकल प्रोसेसिंग को, पर्टिकुलर इस पूरे प्रोसेस को, यानी इस केमिकल प्रोसेसिंग को हम कुछ सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं और इसी प्रोसेसिंग को सिंबॉलिक टर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि केमिकल प्रोसेसिंग का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही क्या है? इक्वेशन है। इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। Now what is meant by the symbolic representation? केमिस्ट्री में हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी न किसी सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए H का यूज किया जाता है, कैपिटल H से उसे रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। ठीक इसी तरीके से बाकी सभी एलिमेंट्स को भी, यानी बाकी सभी केमिकल एलिमेंट्स को भी किसी न किसी पर्टिकुलर सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी एलिमेंट हो। जितने भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर किए गए हैं या खोजे जा चुके हैं, उन सारे एलिमेंट्स को किसी न किसी सिंबल के द्वारा या किसी न किसी टर्म के द्वारा पर्टिकुलर रिप्रेजेंट किया जाता है और उन्हीं सिंबॉलिक फॉर्म्स के द्वारा इस पूरी प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसी रिप्रेजेंटेशन को या इसी प्रोसेसिंग को शो करने के वे को या तरीके को ही क्या कहा जाता है? इक्वेशन कह दिया जाता है।
तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपको दो चीजें पढ़नी है। एक तो आपको केमिकल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना है, यानी कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन हो सकता है, यानी एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो यू विल स्टडी अबाउट टू द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस एंड एज वेल एज यू विल आल्सो स्टडी अबाउट टू द इक्वेशंस। इक्वेशंस मतलब उन सारे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के साथ साथ उनके केमिकल फॉर्म को भी आप लोग पर्टिकुलर यहां पे स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये चैप्टर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि केमिकल रिएक्शन है क्या, अभी तक तो हमने ये जाना कि एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन कहते कैसे हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन के अंदर। नाउ अब रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। If you look around of your surrounding, then you will get number of the processing happen, or you can say that number of the processing happens in your surrounding. अलग अलग तरीके की प्रक्रिया या प्रोसेसिंग आपके चारों तरफ घटित होती रहती हैं, और उन सारे प्रोसेसिंग में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरीके की प्रोसेसिंग है या एक तरीके की रिएक्शन हो रही होती है। सो बेसिकली दो टाइप का प्रोसेसिंग पॉसिबल होता है, एक केमिकल और एक फिजिकल। इसीलिए हम कहते हैं कि दो टाइप की रिएक्शन होती है, वन इज द फिजिकल एंड सेकेंड वन इज द केमिकल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं यहां पे, वन इज द केमिकल रिएक्शंस and second one is the physical reaction. Chemical reaction and physical reaction. Now what is the basic difference between all of both? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, केमिकल रिएक्शन में और फिजिकल रिएक्शन में। सबसे पहले अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में केमिकल फॉर्म में चेंजेस आते हैं, यानी उनके एटम या मॉलिक्यूल के केमिकल फॉर्म में चेंजेस आपको दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल किसी चीज के या किसी पर्टिकुलर फूड कंटेंट के टेस्ट में चेंजेस होना, या फिर उसके एक तरीके से टेक्सचर में चेंजेस होना, ये सारी चीजें एक तरीके का केमिकल चेंज है। लेकिन अगर किसी के शेप और साइज में चेंज आ रहा है, वो एक तरीके का फिजिकल चेंज है। अब यहां पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर आप मिल्क को समर सीजन वेदर में यानी गर्मी के टाइम अगर आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पर लेफ्ट कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है। आपको पता है कि अगर मिल्क को समर सीजन में रूम टेम्परेचर पे लेफ्ट कर दिया जाए तो उसके टेक्सचर में भी चेंजेस आ जाते हैं और साथ ही साथ टेस्ट में भी चेंजेस आते हैं। टेस्ट में इसके अलावा उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। अगर ज्यादा टाइम तक या ज्यादा टाइम ड्यूरेशन तक अगर मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाए समर सीजन में, तो एक टाइम के बाद वो मिल्क क्या हो जाता है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो फट जाता है और धीरे धीरे करके वो जमने लगता है, क्लॉट्स में चेंज होने लगता है, यानी जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज होने लगता है या दही में परिवर्तित होने लगता है। तो मिल्क का कर्ड में चेंज होना एक तरीके का केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कैसा है, केमिकल रिएक्शन से जुड़ा हुआ है, केमिकल रिएक्शन से जुड़ा हुआ है। अब हम इन सारी चीजों के बारे में आगे जानेंगे, अभी तो बेसिक चीजें समझ रहे हैं हम लोग। ठीक इसी तरीके से अगर आयरन का चाहे कोई नेल हो, पैन हो, अगर उसे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं वाटर की प्रेजेंस होना चाहिए। टेम्परेचर और वाटर की प्रेजेंस का कॉम्बिनेशन ह्यूमिडिटी जिसे आप कहते हैं या आर्द्रता कहते हैं,
ह्यूमिड की प्रेजेंस होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में। ह्यूमिड की प्रेजेंस में अगर आयरन को खुला छोड़ दिया जाए तो होगा क्या, तो एक टाइम के बाद आप देखते हैं कि आयरन में रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, रस्टिंग क्रिएट होती है, यानी जंग लगने की प्रक्रिया धीरे धीरे करके या क्षरण की प्रक्रिया धीरे धीरे करके लोहे में या आयरन में प्रारंभ हो जाती है। और ये भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है, यानी एक तरीके का रासायनिक अभिक्रिया है। इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। हाउ? बिकॉज आयरन रिएक्ट विद एयर एंड फॉर्म द आयरन ऑक्साइड। आयरन एयर से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, और उसी आयरन ऑक्साइड को हम लोग जंग कह देते हैं। तो ये भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स में फर्मेंटेशन होना, ग्रेप्स में फर्मेंटेशन होना। नाउ व्हाट इज द फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन भी एक तरीके का प्रोसेस है, एक तरीके का केमिकल प्रोसेस है, जिसमें सामान्य तौर पर अल्कोहलिक नेचर क्रिएट होता है, यानी प्रोडक्ट के तौर पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होने लगता है। ज्यादातर वाइन इंडस्ट्रीज में या बियर इंडस्ट्रीज में इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसके अलावा बेकरी इंडस्ट्रीज में केक बनाने में, या फिर ज्यादातर होटल्स वगैरह में आप देखेंगे या रेस्टोरेंट में जहां पे भटूरे आपने खाए होंगे, जलेबी खाई होगी, इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन का जो केमिकल प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा ईस्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ अल्कोहलिक नेचर क्रिएट होता है, क्योंकि अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट यहां पे प्रोड्यूस होता है। तो ग्रेप्स में जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो भी एक तरीके का क्या है? इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। ये भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। नाउ फूड इज कुक्ड। फूड को जब कुक किया जाता है, यानी किसी भी फूड मटेरियल को जब आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुक करते हैं या उसे पकाते हैं, तो वो भी एक तरीके की प्रोसेसिंग है और प्रक्रिया है। चूंकि इसमें हीट इवॉल्व है, हीट या टेम्परेचर इन्वॉल्व हो जाता है, और बनने के बाद आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि आपने पल्सेस ले ली और साथ में वाटर, टर्मरिक, सॉल्ट, ये सारी चीजें लेकर के जब आप कुकर में रखकर उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कुक करते हैं, तो बनने के बाद जो पल्स प्रोड्यूस होती है, यानी जो एक फूड कंटेंट दाल के रूप में प्राप्त होता है, उसका टेक्सचर पहले जो चीजें यूज की गई थी उनके टेक्सचर से और टेस्ट से डिफर हो जाता है। तो एक तरीके से ये भी एक तरीके का क्या है? प्रोसेस है। अब आप अगर देखें तो फूड, कुक्ड फूड में दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल प्रोसेस भी इवॉल्व होता है, साथ ही साथ केमिकल प्रोसेस भी इवॉल्व होता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं वो उस फूड मटेरियल का एक टाइम के बाद डाइजेशन हो जाता है, और डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी को कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। और ये भी आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस है, वो डाइजेशन का प्रोसेस कुछ पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस की प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। और उन केमिकल सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? यानी ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है, इस डाइजेशन के प्रोसेस के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, और इन केमिकल सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? सो दीज आर दी एंजाइम्स। दीज आर दी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम्स। अब अगर किसी भी प्रोसेसिंग में या किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी प्रोसेस में अगर केमिकल सब्सटेंस का पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो इसका मतलब यह है ये पूरी प्रोसेसिंग कैसी प्रोसेसिंग हो जाएगी? तो ये पूरी प्रोसेसिंग होगी केमिकल प्रोसेसिंग। कैसी हो जाएगी? केमिकल प्रोसेसिंग। ये हमेशा आप याद रखेंगे, अपने माइंड सेट में इस चीज को आप सेव कर लेंगे कि किसी भी प्रोसेसिंग में अगर केमिकल्स का
पार्टिसिपेशन हो रहा है केमिकल्स की या नंबर ऑफ केमिकल की प्रेजेंस में या केमिकल एलिमेंट्स की प्रेजेंस में वो प्रोसेसिंग ऑकर हो रही है, पॉसिबल हो रही है, तो वो पूरी की पूरी रिएक्शन या पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो केमिकल रिएक्शन होगा या केमिकल प्रोसेस होगा। सिमिलरली वी रेस्पायर। Respire, it means this particular term is related with the breathing or respiration. रेस्पायरेशन की अगर बात किया जाए तो आप जानते हैं कि रेस्पायरेशन क्या है। बेसिकली जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक एयर इनहेल करने के बाद फाइनली हमारे लंग्स के अंदर पहुंचती है, और लंग्स के अंदर पहुंचने के बाद उस एयर में बहुत सारी गैसेस होती है, बिकॉज यू नो वेल दैट एयर इज द मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। इसमें से जो ऑक्सीजन गैस है उसका हमारी बॉडी में कई जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन का यूज हो जाता है, और कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन का यूज होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो कि एल्वियोलीज के अंदर पॉसिबल होता है। ये पूरी तरीके से बायो का सेगमेंट है, लेकिन बेसिक चीजें जो यहाँ जानने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों चीजें एक दूसरे से डिफर है। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलिंग ऑफ द एयर एंड एक्सहेलिंग ऑफ द एयर, एयर को या एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करना और लंग्स के अंदर की एयर को एक्सहेल करना, ये है ब्रीदिंग। एंड व्हाट इज द रेस्पिरेशन? सो ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड रिलीज ऑफ द एनर्जी is also the part of respiration. रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है ब्रेकडाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ये ब्रेकडाउन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? सो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड आप क्लियरली यहां पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन भी एक तरीके का केमिकल एलिमेंट है, और ग्लूकोज की अगर बात किया जाए तो ग्लूकोज का भी केमिकल फॉर्मूला आप सबने पहले भी पढ़ा होगा। लाइक अगर मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो केमिकल फॉर्मूला है वो केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, एंड हियर ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट। So you can say that the respiration is also a chemical process. It is the chemical process. Respiration is also a type of chemical process. So यहाँ पे हमने अलग अलग बेसिक एग्जाम्पल्स देखे जहां पे केमिकल प्रोसेसिंग हो रही है, या वो केमिकल रिएक्शन है एक तरीके की, या फिर फिजिकल प्रोसेस है एक तरीके से। चलिए आगे मूव करते हैं। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has take place. ये वही चीज है जो अभी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी कोई केमिकल चेंज ऑकर होगा, किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज अगर ऑकर हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? तो वहां पे बेटा केमिकल रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। अगर कोई भी केमिकल चेंजेस आ रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल आप सबने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात किया जाए photosynthesis process,
So what happens in this process? You know well, in this process basically green plants absorb the atmospheric carbon dioxide, and also the water content from the soil and atmosphere. अब यहां पे होगा क्या कि ये जो ग्रीन प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट यहां एटमॉस्फेयर से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और सॉइल से क्या रिसीव करेगा? वाटर। अब इस पूरी प्रक्रिया में होगा क्या? एज अ प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के तौर पे ये प्लांट अपने लिए क्या बनाता है? क्या प्रोड्यूस करता है? अपने लिए फूड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा? अपने लिए फूड प्रोड्यूस करता है। अब अगर इस नॉर्मल से प्रोसेस को केमिकली रिप्रेजेंट करना हो, अगर इस पूरे प्रोसेस को केमिकली रिप्रेजेंट करना हो, सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस होल प्रोसेस इन फॉर्म ऑफ द केमिकल इक्वेशन और एज लाइक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रूप में इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को? तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे प्लांट क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एंड साथ ही साथ वाटर, और इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में फूड बनता है। चलिए, तो इस पूरे प्रोसेस में फूड किस फॉर्म में बनता है? तो आप जानते हैं कि स्टार्च या ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। सो प्रोडक्ट में हो जाएगा C6H12O6, जो कि किसका केमिकल फॉर्मूला है? ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। एंड इसके साथ ही साथ यहां पे ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और थोड़े अमाउंट में वाटर वेपर। एग्जैक्टली यहां पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मैंने अभी बताया था कि दिस प्रोसेस happens only in green plants. Green plants means the living plants. It means the particular type of plants which have the amount of the chlorophyll. तो exactly यहाँ पे प्रेजेंस किसकी होगी? ग्रीन प्लांट्स है, इसका मतलब क्लोरोफिल की प्रेजेंट होगी। एंड साथ ही साथ ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होता है? तो यू नो वेल, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। अब इस पूरे प्रोसेस में आप देखिए कि नंबर ऑफ, जो हमें समझना है यहाँ पे, नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स और केमिकल कंपाउंड्स आर द पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेसिंग। इस पूरे प्रोसेसिंग में कई सारे केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसीलिए ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? सो ये पूरा प्रोसेस एक तरीके का केमिकल प्रोसेस होगा, यानी एक प्रकार का क्या होगा? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। सो यू कैन से दैट फोटोसिंथेसिस is also a type of, this is also a type of chemical reaction. It is also a type of chemical reaction. तो ये भी एक तरीके का क्या हो जाएगा? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन हो जाएगा।
आगे हम लोग अभी आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, बैलेंसिंग है क्या वो भी हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, चलिए अभी बेसिक चीजें हम लोग जानते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब हम ये कैसे जान सकते हैं कि कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली अगर केमिकल चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं किसी भी प्रोसेस में, तो वो पूरी की पूरी रिएक्शन या पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा प्रोसेस हो जाएगा, केमिकल प्रोसेस हो जाएगा। अब इसे हम कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स के थ्रू समझते हैं जो आपकी बुक में दिए भी गए हैं या आपके सिलेबस में दिए गए हैं, और इन प्रैक्टिकल्स से एग्जाम में भी पूछता है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से बेसिकली शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं। तो आइए इस प्रैक्टिकल को समझते हैं। इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी वे में हम इसे समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या रहा है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग इट विद सैंड पेपर। यानी आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और इस मैग्नीशियम रिबन को अगर आप देखें तो कितनी बड़ी मैग्नीशियम रिबन लेना है, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और फिर उस रिबन को रबिंग के द्वारा यानी उसे रगड़ करके साफ करना है या क्लीन करना है। अब उसे रब किस में करना है, तो बेसिकली सैंड पेपर में रब करके उसे क्लीन कर लेना है। अब पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए, इज इट इंपॉर्टेंट और इज इट मैंडेटरी टू क्लीन दी मैग्नीशियम रिबन? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज मैंडेटरी और व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? यस, एब्सोल्युटली इट इज रिक्वायर्ड। क्यों जरूरी है इसे साफ करना या रब करना? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर अगर कोई दूसरा केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट है तो रिएक्शन चेंज हो सकती है, किसी दूसरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए हमें उस मैग्नीशियम रिबन को प्रॉपर सैंड पेपर में रब करके क्लीन कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स। फिर एक इसको जो है पेयर ऑफ टंग्स के थ्रू इसे क्या कर लेना है, होल्ड कर लेना है। यानी इस मैग्नीशियम रिबन को आप क्या कर लेना है, तो टंग के थ्रू क्या करना है, उसे होल्ड कर लेना है या पकड़ लेना है। देन बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैंप, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैंप और बर्नर and collect the ash so formed in a watch glass as burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from your eyes। इसमें ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको मैग्नीशियम रिबन को लेना है और उसे सैंड पेपर में अच्छे से रब करके क्लीन कर लेना है। फिर उसे टंग के थ्रू या पेयर ऑफ टंग के थ्रू होल्ड कर लेना है यानी पकड़ लेना है, और फिर लैंप में इसे बर्न करना है। लैंप यानी जो लैबोरेटरी में स्पिरिट लैंप यूज की जाती है, उस स्पिरिट लैंप के सहायता से या हेल्प से इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर देना है। और बर्न जैसे ही आप इसे करेंगे तो इससे एक पाउडर फॉर्म आपको मिलेगा, बिल्कुल ऐश की तरह। तो उस ऐश को जो कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से प्रोड्यूस हुई है या फॉर्म हुई है, उस ऐश को एक ग्लास पॉट में कलेक्ट कर लेना है या एकत्रित कर लेना है। एक प्रिकॉशन है जो आपको बिल्कुल याद रखना है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो तो अपनी आंखों से जितना संभव हो सके या पॉसिबल हो सके अपने आईज से इसे थोड़ा सा दूर रखना है। ये आप देख सकते हैं, इस इमेज के थ्रू आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, ये मैग्नीशियम रिबन है और इस मैग्नीशियम रिबन को
यहाँ पे आप देखिए टंग के थ्रू जो है मैग्नीशियम रिबन को टंग के थ्रू यहाँ पे इस बर्नर या स्प्रिट लैम्प के द्वारा क्या किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है। यहाँ पे इसे बर्न किया जा रहा है यहाँ पे। और जब इसे बर्न किया जा रहा है तो बर्न करते समय यहां से आप देखिए कि ये जो एश प्रोड्यूस हो रहा है या फॉर्म हो रहा है, इस एश को इस ग्लास वाटर ग्लास यानी इस वॉच ग्लास में, इस ग्लास पॉट में या कांच के बर्तन में क्या किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। ये आप देखिए कलेक्टेड एश या कलेक्शन ऑफ एश। यहां पे आप देख सकते हैं कि एश का क्या किया जा रहा है, कलेक्शन किया जा रहा है। अब एग्जैक्टली ये जो एश मिल रहा है आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद, ये एक न्यूली फॉर्म्ड केमिकल कंपाउंड है। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? तो आप इसे यहां पे देख सकते हैं, जो आपने यहां पे कलेक्ट किया है ये बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आप यहां पे देख सकते हैं, प्रॉपर मेंशन भी किया है मैंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन, burning of a magnesium ribbon in air and collection of magnesium oxide in watch glass। अब अगर इस पूरे प्रोसेस को यहां पे हमने बहुत आसानी से या इजी वे में ये क्लियरली समझ लिया कि अगर मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो जो पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा, वो एश के फॉर्म में जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो एग्जैक्टली क्या होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। नाउ द क्वेश्चन इज दिस दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस होल प्रोसेस इन केमिकल इक्वेशन फॉर्मेट। इस पूरे प्रोसेस को हम केमिकल इक्वेशन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में अभी समझते हैं। बहुत ही आसान सा है। देखिए इस पूरे प्रोसेस में आपने सबसे पहले लिया था मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, और इस मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, एयर की प्रेजेंस में इसे हमने बर्न किया। बर्न करने का मतलब यह है कि हमने इसे पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया और यहां पे प्रोडक्ट के तौर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और ये किस रूप में होता है? पाउडर के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो ये जो आपने अभी रिप्रेजेंट किया ऐसे इस तरीके से, ये आपका रिप्रेजेंटेशन जो है, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। इसको अगर हम केमिकल फॉर्मूले के रूप में या केमिकल फॉर्मूले के फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तब ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए यहां पे कह रहा है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो बर्न करने पर आपको एक व्हाइट फ्लेम प्राप्त होगी, व्हाइट फ्लेम आपको प्राप्त होगी एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। और फिर ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये एक व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। दिस पाउडर इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही जो व्हाइट कलर का पाउडर जो एज अ प्रोडक्ट आपको यहां पे प्राप्त हुआ है, यही व्हाइट कलर का पाउडर क्या है? सो दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पे एक चीज तो हमें यह भी क्लियर हो रही है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट है वो किस कलर में होगा? सो द कलर ऑफ दिस केमिकल कंपाउंड is white. What is the color? White color. And what is the name of this chemical compound? So the name is the magnesium oxide. It's clear? It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air.
ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म हुआ, तो जब मैग्नीशियम और एयर में उपस्थित ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। इसे बहुत आसानी से आप रिएक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जस्ट लाइक मैग्नीशियम को केमिकली Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने करवाई किससे, तो यहां पे एयर है। एयर का मतलब क्या है, एयर का मतलब है ऑक्सीजन। क्लियर, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पे बनाएगा। अब इसको अगर आप केमिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक तरीके से आपका क्या कहलाएगा, तो ये पूरी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है। चलिए, तो ये भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। सेकेंड एक प्रैक्टिकल है, उसको भी समझते हैं। इस प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो इस प्रैक्टिकल में यहाँ पे आप देखिए, एक कॉनिकल ग्लास का फ्लास्क है, एक फ्लास्क लिया गया है, और एक बहुत ही फाइन ग्लास ट्यूब ली गई है, जिस ग्लास ट्यूब को इस कॉनिकल फ्लास्क से कॉर्क के थ्रू कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे आप किससे डिनोट करते हैं, तो इसे आप कैसे लिखते हैं, H2SO4। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, H2SO4। ठीक, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो दो फॉर्म में होता है केमिकल कंपाउंड, कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि उसमें वाटर अमाउंट नहीं है, डाइल्यूट का मतलब उसमें वाटर अमाउंट प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में जो दिख रहे हैं, दीज आर दी जिंक पार्टिकल्स, और यू कैन से जिंक ग्रेन्यूल्स। ये जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स है। अब इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए कि जैसे ही जिंक पार्टिकल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया, वैसे ही जिंक पार्टिकल से या जिंक के ग्रैन्यूल से एक गैस इवॉल्व हुई या प्रोड्यूस हुई। और वो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, सो यू कैन लुक हियर और सी हियर, दैट इज द हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन अगर जिंक से कराई जाए, यानी जिंक पार्टिकल से कराई जाए, तो प्रोडक्ट के तौर पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। कौन सी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। यहां पे आप देख भी सकते हैं, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले आपको जिंक के पार्टिकल्स लेने हैं या ग्रेन्यूल्स लेने हैं, और इन्हें एक कॉनिकल फ्लास्क में रख लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पे कह रहा है कि ऐड द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। अब इसमें आप या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करिए या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाइल सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। अब जैसे ही आप करेंगे तो यहां पे रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होगी, यहां पे रिएक्शन में
हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। अब इसे केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा हम लोग देखते हैं कैसे। तो आप देखिए यहां पे मान लिया जाए कि हमने ये जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए या जिंक के पार्ट के लिए, जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ हमने डाइल्यूट HCl ले लिया और यहां पे रिएक्शन कराई। तो रिएक्शन में आप देखिए हर एक केमिकल कंपाउंड में दो आयन होते हैं, मतलब किसी भी केमिकल कंपाउंड को दो फॉर्मेट में हम ब्रेक कर सकते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन। यहां पे आप देखेंगे जिंक पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन भी यहां पे पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। तो यहां पे हमेशा केमिकल रिएक्शन में पॉजिटिव एटम नेगेटिव से जाकर के जुड़ता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पे जिंक जो पॉजिटिव है वो किससे ऐड हो जाएगा, क्लोरीन से ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन तो नेगेटिव है। तो इस तरीके से यहां पे प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनेगा, तो यहां पे प्रोडक्ट के तौर पे आप देख सकते हैं ZnCl, क्या बनेगा ZnCl, यानी ये हो गया जिंक क्लोराइड, क्या बनेगा जिंक क्लोराइड बन जाएगा। और साथ ही साथ आप देखिए कि क्या बचता है, फिर यहां पे हाइड्रोजन बचता है, क्या बचेगा हाइड्रोजन। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं होता, तो इसे कैसे लिखते हैं H2 के फॉर्म में। अब हम इसे बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है और इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो इसलिए इसे भी 2 कर देंगे, ठीक है। तो अब इधर हाइड्रोजन 2 हो गए और इधर भी 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर है। नाउ व्हाट्स अबाउट टू द क्लोरीन। सो क्लोरीन इस साइड में, लेफ्ट साइड में आप देखिए 2 मॉलिक्यूल हैं और राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो राइट साइड में कितने हैं, तो राइट साइड में 1 मॉलिक्यूल है। तो यहां पे क्या करेंगे ZnCl2, जो कि एग्जैक्टली जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, ठीक। ये हो गया आपका रिएक्शन कंप्लीट। तो यहां पे बनता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ये पूरा केमिकल फॉर्म में या केमिकल इक्वेशन के रूप में अगर इस पूरे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, whether a chemical reaction has taken place, जहां भी केमिकल रिएक्शन होगी वहां क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो जहां कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगी वहां पे स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस हो सकते हैं, किसी गैस का इवोल्यूशन हो सकता है या कोई गैस प्रोड्यूस हो सकती है, एंड साथ ही साथ टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस में आप देखिए मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ और इस साइड प्रोडक्ट के तौर पे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमेशा याद रखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 साइड होते हैं, वन इज लेफ्ट हैंड साइड, एरो का एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और दूसरे साइड राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक। जिन नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स की पार्टिसिपेशन होती है केमिकल रिएक्शन में उन्हीं को रिएक्टेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और रिएक्टेंट्स को हमेशा किधर लिखा जाता है, तो याद रखिएगा रिएक्टेंट्स को ऑलवेज जो है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है।
जब आप केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस के लिए, तो वहां पे रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन करेंगे, जबकि प्रोडक्ट को, रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड पे मेंशन किया जाता है। जैसे इसी में आप देख लीजिए कि यहां पे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट के तौर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों ही क्या है, तो ये दोनों ही रिएक्टेंट्स होंगे जिन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन किया गया है, जबकि न्यूली फॉर्म्ड केमिकल कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या होगा, तो ये एक तरीके का प्रोडक्ट होगा जिसे कहां पे लिखा गया है, तो इसको राइट हैंड साइड पे मेंशन किया गया है। इसको अगर केमिकली हम मेंशन करें तो आप इस तरीके से मैग्नीशियम के लिए केमिकल फॉर्मूला Mg एंड ऑक्सीजन का O2 रिएक्शन करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2, ठीक, इस तरीके से यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट, the substances that undergo chemical change in the reaction magnesium and oxygen are the reactants। अब यहाँ पे reactants के बारे में क्या कह रहा है, जो अभी मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है कि reactants होते क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि the substances that undergo chemical change in the reaction magnesium and oxygen are the reactants। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिन सब्सटेंसेस में चेंजेस होते हैं, यानी बेसिकली जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं और मिलकर के एक न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। बेसिकली रिएक्टेंट्स में ही क्या होते हैं, तो रिएक्टेंट्स में ही केमिकल चेंज आपको देखने को मिलता है। जैसे पीछे अभी आपने देखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो वहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या थे, रिएक्टेंट्स थे। The new substance is magnesium oxide, और उस रिएक्शन में नया सब्सटेंस क्या मिल रहा था, तो न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड था। और इसी न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस को, जो कि इस रिएक्शन के ड्यूरिंग में प्रोड्यूस हो रहा था, इसी को क्या कहेंगे, सो इसे प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। The reactants are written on the left hand side। अभी सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वही है कि रिएक्टेंट्स को हमेशा किधर मेंशन करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में। सिमिलरली दी प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन दी राइट हैंड साइड, और ठीक उसी तरीके से प्रोडक्ट्स को कहां पे मेंशन करेंगे, तो राइट हैंड साइड में मेंशन करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इस लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा किसे मेंशन करेंगे, तो यहां पे हमेशा रिएक्टेंट्स को रखेंगे, जबकि राइट हैंड साइड में हमेशा प्रोडक्ट को मेंशन करेंगे। The arrowhead points towards the product and show the direction of the reaction। अब यहाँ पे एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जो एरो है, ये एरो किस चीज को शो करता है, तो एरो का जो डायरेक्शन होता है, ध्यान से देखिएगा, एरो का जो डायरेक्शन है, एरो का जो हेड पोर्शन है, ये हेड पोर्शन डिनोट करता है रिएक्शन के डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये किसे शो करता है, तो ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। What is meant by the direction of reaction? So you can see here
that the number of the reactants are present in the left hand side, and when these chemical compounds or chemical elements react with each other, then finally produce or form a new product, and this newly formed product is put in the right hand side. तो अगर आप देखें तो रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्शन करेंगे तब यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिएक्शन का डायरेक्शन है वो किधर से है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। किधर है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। और इसीलिए एरो हेड जो है वो हमेशा किस ओर होता है, प्रोडक्ट की ओर होता है। याद रखिएगा, एरो हेड जो है ये हमेशा प्रोडक्ट की ओर होता है, जबकि एरो टेल पोर्शन जो है ये पोर्शन ये हमेशा किधर होता है, रिएक्टेंट्स की ओर होता है। क्लियर। चलिए, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, काफी हद तक मैंने बेसिक चीजें आपको बता भी दी है। जस्ट लाइक केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड, chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of the word। अगर words की जगह हम chemical formulas को लिखें या मेंशन करें तो वो chemical equation होगी जो कि काफी कम स्पेस में या काफी कम स्पेस या आप एग्जैक्टली कहें तो उसे काफी कंसाइज वे में हम एक बड़ी सी बड़ी प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर इसे वर्ड में लिखा जाए तो आप इसे वर्ड में कुछ इस तरीके से लिखते, मैग्नीशियम, और फिर इस मैग्नीशियम की रिएक्शन आप इस तरीके से दिखाते, ऑक्सीजन से कराते। कैसे कराएंगे, ऑक्सीजन से कराएंगे, और फिर जाकर के आप यहां पे मेंशन करते कि एग्जैक्टली यहां पे प्रोडक्ट के तौर पे क्या बन रहा था। तो यहां पे फिर आप इसे मेंशन करते कि यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। लेकिन इसे कितने कंसाइज वे में हमने रिप्रेजेंट कर दिया केमिकल फॉर्मूले की यूज के द्वारा। हमने बहुत आसानी से मैग्नीशियम को उसके केमिकल फॉर्मूले के रूप में लिखा। जैसे हमने यहाँ पे मैग्नीशियम को लिख दिया Mg के रूप में, एंड सीधा सीधा ऑक्सीजन को हमने मेंशन किया O2 के रूप में, और फाइनली हमने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो हुआ है उसे हमने उसके केमिकल फॉर्म में लिख दिया MgO के रूप में। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल प्रोसेस को वर्ड की जगह अगर केमिकल फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये काफी यूजफुल भी होता है, और यूजफुल के साथ साथ काफी कंसाइज भी हो जाता है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। अब ये है बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। देखिए, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट on the number of atoms of each elements on the left hand side and right hand side। मतलब रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में एग्जैक्टली जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको काउंट करना है। ठीक है, जैसे अभी हमने एक रिएक्शन पीछे देखी जिसमें मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही थी और प्रोडक्ट के तौर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, MgO बन रहा था। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के एटम्स को काउंट करना है, एटम्स को काउंट करना है। ठीक है, चलिए, तो हम अगर पहले ये लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो इस लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना एटम है, एक है, और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आप देख सकते हैं दो है, दो एटम है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर देखें तो राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन भी क्या है, एक है।
फिर कह रहा है इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन द बोथ द साइड्स देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर यहाँ पे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम है, काउंट करने में उनकी नंबरिंग सेम है, तब तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है काउंट करने पर, तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस्ड होगी। क्या होगी? अनबैलेंस्ड होगी। ये देखिए, अगर यहां पे एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ द साइड्स तो ये बैलेंस्ड होगा, और अगर नहीं है तो क्या होगा? अनबैलेंस्ड होगा। आइए काउंट करके देखते हैं इसी एग्जांपल में। यहां पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड जो है नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। चलिए काउंट करते हैं। तो यहां पे आप देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम कितना है इस साइड पे? 1 है लेफ्ट साइड में। जबकि अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में कितना है? वहां भी 1 है। ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 2 हैं, जबकि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो नंबरिंग है वो सेम नहीं है, यहां पे सेम नहीं है। और अगर ऑक्सीजन की नंबरिंग सेम नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है? अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। क्या है? अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। अब अगर इसे बैलेंस करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो हम यहां नंबर्स को काउंट करके, बढ़ा करके या घटा करके कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड है, उस केमिकल कंपाउंड में बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी जो कि एलिमेंट्स के आगे जो हम नंबर्स लिखते हैं उसी नंबर्स को कम या ज्यादा किया जा सकता है। बाकी एलिमेंट्स से मिलकर के जो कंपाउंड पूरा बनता है उस कंपाउंड में चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हम इसी में देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर में। देखिए यहां पे हम इसे अगर बैलेंस करें तो कैसे कर सकते हैं? इधर 1 ऑक्सीजन है और इधर 2 है, तो इसे कैसे कर सकते हैं? तो यहां पे हम ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं, तो जिससे ये भी 2 हो जाए। तो कैसे होगा? इस रिएक्शन को हम फिर से अगर मेंशन करें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 एंड प्रोडक्ट के तौर में MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर इसके सामने हम 2 मेंशन कर दें तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे ऑक्सीजन की नंबरिंग तो बैलेंस हो गई। इधर भी 2 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में, और आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में भी कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 हो गए। लेकिन मैग्नीशियम की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है? 2 है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है? अभी 1 ही है। तो ऐसी स्थिति में यहां भी 2 मॉलिक्यूल कर देंगे मैग्नीशियम के। तो एग्जैक्टली अब ये पूरी तरीके से रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम 2 एटम है और ऑक्सीजन भी 2 है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। और यहाँ पे किसी भी तरीके से केमिकल कंपाउंड में कोई चेंजेस नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख लीजिए MgO लिखा है, यानी ये पूरी तरीके से किसका केमिकल फॉर्मूला है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे? सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लाइन है ये, ध्यान से पढ़िएगा इसे। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक्चुअल में एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसे बेसिकली क्या कहा जाता है?
कंजर्वेशन ऑफ मास। हम आपने पिछली क्लास में हो सकता है पढ़ा होगा इसे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एक तरीके का लॉ है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। और ये लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन यही कहता है कि मास को किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास किसका होना चाहिए? प्रोडक्ट का होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, आप देख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। तो reactants का जितना मास होगा उतना ही मास किसका होना चाहिए? प्रोडक्ट का होना चाहिए। यानी आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं या कह सकते हैं, मास ऑफ द mass of the reactants is equal to the mass of the products। प्रोडक्ट्स का मास और रिएक्टेंट का मास हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा या बराबर होगा। कभी भी इसमें वेरिएशन नहीं आएगा केमिकल रिएक्शन में। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हमने काफी बेसिक चीजों को समझा। इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में, या केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन से रिलेटेड, उन्हें हम अपनी सेकेंड क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मीट यू अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।